लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 17वें भाग के दूसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। पाठकों को मालूम है कि शिवदत्त और कल्याण सिंह ने जब रोहतासगढ़ पर चढ़ाई की थी तब उनके साथ मनोरमा और माधवी मौजूद थीं। भूतनाथ और सरयू सिंह ने शिवदत्त और कल्याण सिंह को डरा धमकाकर मनोरमा को तो गिरफ्तार कर लिया। देखिए चंद्रकांता संतति 14वां भाग दूसरा बयान। परंतु माधवी कहाँ गई या क्या हुई, इसका हाल कुछ लिखा नहीं गया। अस्तु, अब हम थोड़ा सा हाल माधवी का लिखना उचित समझते हैं। जिस जमाने में माधवी गया और राजगृह की रानी कहलाती थी, उस जमाने में उसका राज्य केवल 3 आदमियों के भरोसे पर चलता था। एक दीवान अग्निदत्त, दूसरा कोतवाल धर्म सिंह और तीसरा सेनापति कुबेर सिंह। बस यही तीनों उसके राज्य का आनंद लेते थे और इन्हीं तीनों का माधवी को भरोसा था। यद्यपि ये तीनों ही माधवी की चाह में डूबने वाले थे, मगर कुबेर सिंह और धर्म सिंह प्यासे ही रह गए, जिसका उन दोनों को बराबर बहुत ही रंज बना रहा। जब राजगृही और गया की किस्मत ने पलटा खाया, तब धर्म सिंह कोतवाल को तो चपला ने माधवी की सूरत बना और धोखा दे गिरफ्तार कर लिया, और दीवान अग्निदत्त बहुत दिनों तक बचा रहकर अंत में किशोरी के कारण एक खोह के अंदर मारा गया। परंतु अभी तक ये न मालूम हुआ कि उसके मर जाने का सबब क्या था। हाँ, सेनापति कुबेर सिंह, जिसने माधवी के राज्य में सबसे ज्यादा दौलत पैदा की थी, बचा रह गया, क्योंकि उसने जमाने को पलटा खाते देख चुपचाप अपने घर यानी मुर्शिदाबाद का रास्ता लिया, मगर माधवी के हालचाल की खबर लेता रहा। क्योंकि यद्यपि उसने माधवी का राज्य छोड़ दिया था, मगर माधवी के इश्क ने उसके दिल में से अपना दखल नहीं उठाया था। माधवी की बिगड़ी हुई अवस्था देखकर भी उसकी मोहब्बत से हाथ न धोने के 2 सबब थे। एक तो माधवी वास्तव में खूबसूरत, हसीन और नाजुक थी। दूसरे, राजगृही और गया के राज्य से खारिज हो जाने पर भी वो माधवी को अमीर और बेहिसाब दौलत की मालिक समझता था, और इसलिए वो समय पर ध्यान रखकर माधवी के हालचाल की बराबर खबर लेता रहा और वक्त पर काम देने के लिए थोड़ी सी फौज का मालिक भी बना रहा। मनोरमा के गिरफ्तार हो जाने के बाद शिवदत्त और कल्याण सिंह के साथ जब माधवी रोहतासगढ़ की तराई में पहुंची, तो वहां एक आदमी ने गुप्त रीत से उसे एक चिट्ठी दी और जल्द उसका जवाब मांगा। ये चिट्ठी कुबेर सिंह की थी और उसमें ये लिखा हुआ था: मुझे आपकी अवस्था पर बहुत रंज और अफसोस है। यद्यपि आपकी हालत बदल गई है और आप मुझसे बहुत दूर हैं, मगर मैं अभी तक आपकी ख्याली तस्वीर अपने दिल के अंदर कायम रखकर दिन रात उसकी पूजा किया करता हूं। यही सबब है कि बहुत दिनों तक मेहनत करके मैंने इतनी ताकत पैदा कर ली है कि आपकी मदद कर सकूं और आपको पुनः राजगृही की गद्दी का मालिक बनाऊं। आप अपने ही दिल से पूछ देखिए कि अग्निदत्त, जिसके साथ आपने सब कुछ किया, कैसा बेईमान और बेमुरव्वत निकला, और मैं, जिसे आपने हद से ज्यादा तरसाया, कैसी हालत में आपकी मदद करने को तैयार हूं। यदि आप मुनासिब समझे तो इस आदमी के साथ मेरे पास चली आवें या मुझको अपने पास बुला लें। ये आदमी जो चिट्ठी लेकर जाता है मेरा अय्यार है। आपका कुबेर। माधवी ने उस चिट्ठी को बड़े गौर से दोहरा कर पढ़ा और देर तक तरह तरह की बातें सोचती रही। हम नहीं जानते कि उसका दिल किन किन बातों का फैसला करता रहा या वो किस विचार में देर तक डूबी रही। हाँ, थोड़ी देर बाद उसने सिर उठा चिट्ठी लाने वाले की तरफ देखा और कहा, कुबेर सिंह कहाँ पर है? अय्यार, यहां से थोड़ी दूर पर। माधवी, फिर वो खुद यहां क्यों ना आया? अय्यार, इसीलिए कि आप इस समय दूसरों के साथ हैं, जिन्होंने आपको न मालूम किस तरह का भरोसा दिया होगा, या आप ही ने शायद उनसे किस तरह का इकरार किया हो। ऐसी अवस्था में आपसे दरियाफ्त किए बिना इस लश्कर में आना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। माधवी, ठीक है, अच्छा तुम जाकर उसे बहुत जल्द मेरे पास ले आओ। कितनी देर में आओगे? अय्यार सलाम करके, आधे घंटे के अंदर। वो अय्यार तेजी के साथ दौड़ता हुआ वहां से चला गया और माधवी उसी जगह टहलती हुई उसका इंतजार करने लगी। दिन आधे घंटे से कुछ ज्यादा बाकी था और इस समय माधवी कुछ खुश मालूम होती थी। शिवदत्त और कल्याण सिंह का लश्कर एक जंगल में छिपा हुआ था और माधवी अपने डेरे से निकलकर 100-125 कदम की दूरी पर चली गई थी। माधवी कुबेर सिंह के अक्षर अच्छी तरह पहचानती थी,
इसलिए उसे किसी तरह का धोखा खाने का शक कुछ भी न हुआ और वो बेखौफ उसके आने का इंतजार करने लगी। संध्या होने के पहले ही उसी अय्यार को साथ लिए हुए कुबेर सिंह माधवी की तरफ आता दिखाई दिया, जो थोड़ी ही देर पहले उसकी चिट्ठी लेकर आया था। उस समय वो अय्यार भी एक घोड़े पर सवार था और कुबेर सिंह अपनी सूरत, शक्ल तथा हैसियत को अच्छी तरह सजाए हुए था। माधवी के पास पहुंचकर दोनों आदमी घोड़े से नीचे उतर पड़े और कुबेर सिंह ने माधवी को सलाम करके कहा, आज बहुत दिनों के बाद ईश्वर ने मुझे आपसे मिलाया। मुझे इस बात का बहुत रंज है कि आपने लौंडियों के भड़काने पर चुपचाप घर छोड़कर जंगल का रास्ता ले लिया और अपने खेर ख्वाह कुबेर सिंह को याद तक न किया। मैं खूब जानता हूं कि आपने दीवान अग्निदत्त से डर कर ऐसा किया था, मगर उसके बाद भी तो मुझे याद करने का मौका जरूर मिला होगा। माधवी मुस्कुराती हुई कुबेर सिंह का हाथ पकड़ के, मैं घर से निकलने के बाद ऐसी मुसीबत में पड़ गई थी कि अपनी भलाई बुराई पर कुछ भी ध्यान न दे सकी, और जब मैंने सुना कि गया और राजगृही में बीरेंद्र सिंह का राज्य हो गया, तब और भी हताश हो गई। फिर भी मैं अपने उद्योग की बदौलत बहुत कुछ कर गुजरती, मगर गयाजी में अग्निदत्त की लड़की कामनी ने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया और मुझे किसी लायक न रखा, अपनी कटी हुई कलाई दिखाकर। ये उसी की बदौलत है। कुबेर सिंह, वो खानदान का खानदान ही नमक हराम निकला और इसी फेर में अग्निदत्त मारा भी गया। माधवी, हाँ, उसके मरने का हाल माया रानी की सखी मनोरमा की जुबानी मैंने सुना था। पीछे की तरफ देखकर, कौन आ रहा है? कुबेर सिंह, आप ही के लश्कर का कोई आदमी है, शायद आपको बुलाने आता हो। नहीं, वो दूसरी तरफ घूम गया। मगर अब आपको कुछ सोच विचार करना, किसी से मिलना या इस जगह खड़े खड़े बातों में समय नष्ट न करना चाहिए, और ये मौका भी बातचीत करने का नहीं है। आप, घोड़े की तरफ इशारा करके, इस घोड़े पर शीघ्र सवार होकर मेरे साथ चली चलें। मैं आपका ताबेदार, सब लायक और सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। फिर किसी की खुशामद की जरूरत ही क्या है? यदि कल्याण सिंह के लश्कर में आपका कुछ असबाब हो तो उसकी परवाह न कीजिए। माधवी, नहीं, अब मुझे किसी की परवाह नहीं रही। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। इतना कहकर माधवी कुबेर सिंह के घोड़े पर सवार हो गई। कुबेर सिंह अपने अय्यार के घोड़े पर सवार हुआ तथा पैदल अय्यार को साथ लिए हुए दोनों एक तरफ को रवाना हुए। यही सबब था कि शिवदत्त वगैरह के साथ माधवी रोहतास गढ़ के तहखाने में दाखिल नहीं हुई। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 17वें भाग के दूसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।